a land of ancient forts, palaces and rich culture, has a history steeped in valor and royal heritage. The region's history traces back to the Mahabharata era with the ancient kingdom of Matsya and the establishment of many dynasties, including the Rajputs. These fierce warring clans rose to prominence during medieval times, with rulers fought valiantly against the Mughal Empire. Rajasthan was a land of princely states, each with its unique legacy, art, architecture and traditions, reflecting a rich tapestry of courage, conquest and cultural exchange. So, now let's call upon students of primary wing to fill the stage with electrifying performance.
Now, I would like to call upon stage Shimra for a welcome speech. एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। गाथा फैली घर घर है, गाथा फैली घर घर है, आजादी की राह चले तुम, सुख से मुख को मोड़ चले तुम, नहीं रहूं परतंत्र किसी का, तेरा गोश्त अति प्रखर है, राणा तेरा नाम अमर है, राणा तेरा नाम अमर है। भूखा प्यासा वन वन भटका, भूखा प्यासा वन वन भटका, खूब सा विपदा का झटका, नहीं कहीं फिर भी जो अटका, एक लिंग का भक्त प्रखर है, एक लिंग का भक्त प्रखर है, तू सच्चा शेर निडर है, राणा तेरा नाम अमर है, राणा तेरा नाम अमर है। मान सिंह चढ़कर आया, मान सिंह चढ़कर आया, हल्दी घाटी जंग मचाया, तेरा चेतक पार ले गया, तेरा चेतक पार ले गया, पीछे छूट गया लश्कर है, राणा तेरा नाम अमर है, राणा तेरा नाम अमर है। वीरों का उत्साह बढ़ाए, नित स्वतंत्रता दीप जलाए, शौर्य सूर्य की उज्जवल कर है, राणा तेरा नाम अमर है, राणा तेरा नाम अमर है। धन्यवाद। गीता में अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं, खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। यही क्षत्रिय लोग ही आगे चलकर राजपूत कहलाए और क्षत्रिय की उत्पत्ति भगवान की भुजाओं से माना जाता है। इसलिए ये बलशाली योद्धाओं के रूप में आज भी प्रतिष्ठित है। एक साधारण सैनिक कालभोज की सेवा भावना और भक्ति से प्रसन्न होकर उनके गुरु हारित ऋषि ने कालभोज को भगवान शिव की आराधना करने की सलाह दी। यही कालभोज आगे चलकर बप्पा रावल कहलाए, जो कि एक उपाधि थी और यह उपाधि उन्हें उनकी प्रजा ने दी थी। कुछ जनजातियों के अनुसार कालभोज ने हारित ऋषि की आज्ञा लेकर भगवान शिव की कठिन तपस्या की। कालभोज की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने साक्षात दर्शन देकर कालभोज को मेवाड़ राज्य की नींव रखने का आदेश और संपूर्ण भारतवर्ष की रक्षा का दायित्व भी सौंप दिया। इस प्रकार मेवाड़ राज्य की नींव 728 ईस्वी में रखी गई। आज भी मेवाड़ के राजा स्वयं को शासक न मानकर एकलिंग महादेव के सेवक के रूप में प्रजा पालक मानते हैं। मुगलों का सबसे बड़ा प्रतिरोध केवल मेवाड़ के शासकों ने ही किया था और इसी राजवंश में अवतरित हुए महाराणा प्रताप। तो आइए आज हम इन्हीं की वीरता और मातृभूमि की रक्षा के लिए किए गए संघर्षों का साक्षात्कार करें।
एक दिन खास। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ सुखद एहसास। चित्तौड़ की धरती पर आया एक नायक, धरा और आकाश ने भी गाया नायक। उदय सिंह की आंखों में चमक आ गई। नन्हे प्रताप से भविष्य की आशा छा गई। यह वीर बनेगा, यह सच्चा योद्धा होगा। मेवाड़ की धरती पर नवल सूरज उगेगा। महाराणा प्रताप का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीय को विक्रम संवत के अनुसार 9 मई 1540 कुंभलगढ़ में हुआ था। उनके पिताजी का नाम राणा उदय सिंह और माता का नाम जयवंता बाई था। उनका नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। प्रकाश से धरती को रोशन करता है, उसी प्रकार मेरा पुत्र अपने शौर्य प्रताप से मेवाड़ को रोशन करेगा। अतः मेरे पुत्र का नाम प्रताप होगा, कुंवर प्रताप सिंह। महाराणा प्रताप का जन्म एक राजा के रूप में नहीं, बल्कि भारत की स्वतंत्रता और स्वाभिमान की अमर प्रेरणा के रूप में हुआ था। उनका जीवन हमें अपनी धर्म, संस्कृति और राष्ट्र के प्रति निष्ठा का पाठ सिखाता है। महाराणा प्रताप का बचपन उनके साहस और कुशाग्र बुद्धि का परिचायक था। वे बचपन से ही जिज्ञासु होने के साथ साथ बौद्धिक और शारीरिक रूप से भी अति सक्रिय थे। बहुत ही दयालु और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते थे। उनका जीवन बचपन से ही अपने पारिवारिक संस्कृति और धर्म के प्रति गहरी निष्ठा का प्रतीक था। उन्होंने अपने महान पूर्वजों के संघर्षों को समझा और उनसे वीरता का जज्बा पाया। उन्हें खेलने कूदने का बहुत शौक था।
कुछ समय पश्चात जब कुंवर बड़े हो जाते हैं, तब राणा उदय सिंह उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए एक गुरु की तलाश करते हैं और उनकी तलाश पूर्ण होती है आचार्य श्री राघवेंद्र पर। कुंवर प्रताप और अन्य राजकुमारों का शिक्षा ग्रहण करने का समय आ गया है। हमें कुंवर प्रताप के लिए श्रेष्ठ गुरु चाहिए, जो उन्हें परंपरागत परिपाटी से बाहर जाकर शिक्षा दे सके और उनकी जिज्ञासा को शांत कर सके। ऐसा गुरु जो अपने शिष्यों के गुणों से प्रभावित न हो और उसे सही मार्ग दिखा सके। आचार्य राघवेंद्र के अतिरिक्त ऐसा गुरु और कोई नहीं हो सकता। आचार्य राघवेंद्र ही सभी राजकुमारों को शिक्षा प्रदान करेंगे। कुंवर प्रताप और अन्य राजकुमारों को बुलाया जाए। आचार्य श्री राघवेंद्र द्वारा दी जाएगी। गुरुकुल जाने की तैयारी की जाए। अब चारों राजकुमार आचार्य श्री राघवेंद्र से शिक्षा ग्रहण करने हेतु उनके गुरुकुल की ओर प्रस्थान करते हैं। रणभूमि में शौर्य था महाराणा का नाम, गुरुकुल जाने लगे सीखने धर्म का धाम। गुरु से शस्त्र नीति और साहस की बातें सीखी, युद्ध कला और जीवन की राह। प्रारंभ होने वाली है। आज हम एक ऐसी युद्ध विद्या का अभ्यास करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जो हमें सिखाएगी कि जब शत्रु हमें दिखाई ना दे, मात्र उसके होने का आभास हो, तो ध्वनि से संभावित आक्रमण करके सफलतापूर्वक हम किस प्रकार अपना बचाव कर सकते हैं। इस युद्ध विद्या को कहते हैं ध्वनि वेदन विद्या। यह प्राचीन काल से अब तक योद्धाओं के लिए अति आवश्यक विद्या प्रमाणित हुई है। सभी अपनी अपनी तलवार और ढाल लेकर यह पंक्ति बनाकर खड़े हो जाए। आक्रमण की दिशा में कान लगाए, एकाग्रचित होने का प्रयास करें। प्रारंभ करें।
से बना अजय महाराणा, अब रण में नायक, नीति में दृढ़। गुरुकुल की शिक्षा से हर कदम था सशक्त। इसके पश्चात सभी राजकुमार अपनी शिक्षा पूर्ण करके वापस राजमहल में आते हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया जाता है। संपूर्ण प्रजा में खुशहाली और हर्षोल्लास का माहौल होता है। घूमर राजस्थान का एक प्राचीन नृत्य है जो अपने सुंदर घुमावों, जीवंत वेशभूषा और लयबद्ध ताल के लिए जाना जाता है तथा इस क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति का जश्न मनाता है। इस नृत्य में बसी है राजसी परंपरा की पहचान। घूमर ही है शाही वंश की अनमोल शान।
इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को भी बचपन से ही भगवान कृष्ण की बाल कथाएं और महाभारत की युद्ध कला का ज्ञान दिया था। उन्होंने प्रताप को उनके पूर्वजों के गौरवमयी इतिहास की कहानियां सुनाई थी। ऐसी कथाएं सुनकर जिनका बचपन व्यतीत हुआ हो और जिनके रक्त के कण कण में क्षत्रियत्व भरा हो, वो भला कैसे साधारण व्यक्ति होते। मात्र 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक बाघ का सामना कर उसे मार गिराया था। महाराणा प्रताप और बाघ के बीच हुई मुठभेड़ एक लोकप्रिय और वीरता से भरी कहानी है। यह कथा उनकी शक्ति, साहस और युद्ध कौशल का प्रमाण है। बाघ दिखाई नहीं देता है तो वह सोचने लगते हैं और उन्हें गुरु द्वारा दी गई शिक्षा याद आती है कि जंगली जानवर खून की खुशबू से आ जाते हैं। उतने में ही प्रताप अपने हाथ को काट लेता है और आगे चलने लगता है। कभी भी जंगली जानवर एक जगह से हमला नहीं करते हैं, वह आगे और पीछे दोनों जगह से हमला करते हैं। मैं आपको एक सीख देता हूँ कि जब भी युद्ध करो तब एक जगह एकाग्रचित नहीं रहना, चारों दिशाओं में चौकन्ने रहो। यही एक सच्चे योद्धा की पहचान है। हम आपके द्वारा दी गई सीख को हमेशा हमेशा याद रखेंगे। प्रताप अपने दैनिक चर्या में जिससे भी मिलते हैं उनकी प्रत्येक ग्रहण करने योग्य ज्ञान को अपने जीवन में अनुसरण करते थे और सभी की सीख को ध्यान पूर्वक सुनकर अपने व्यक्तित्व में शामिल कर लेते थे। मेवाड़ में होली का त्योहार मनाया जा रहा है। सब तरफ लोग रंगों से खेल रहे हैं। रंगारी होली आई, दिलों में खुशियां लाई। गुलाल की बौछार से हर चिंता उड़ा लेंगे। प्यार की महक में सब रंग गए, साथ में खुशियां भी हर दिल में उमंग भर गए।
तभी समाचार प्राप्त होता है कि उदय सिंह जी की मृत्यु हो गई। इस समाचार के साथ ही पूरे मेवाड़ में दुख का माहौल छा जाता है। गोमुंदा में हो गई थी, परंतु अपनी मृत्यु से पहले राणा उदय सिंह अपने छोटे बेटे जगमाल को राजगद्दी पर बिठाना चाहते थे। इसलिए महाराजा उदय सिंह जी की आखिरी इच्छा के अनुसार जगमाल को राजगद्दी पर बिठाने की तैयारी चल रही थी और प्रताप और उनके भाई कान्हा, सागर, शक्ति सिंह और पृथ्वी सिंह तथा अन्य सभी बेटे उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करने चले गए थे। जगमाल वहीं पर ही रहकर राजगद्दी पर बैठने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि राजघरानों में एक नियम होता था कि राजा की मृत्यु के पश्चात जो अगला बेटा राजा बनेगा वो पिता के अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेगा, बल्कि बाकी सभी बेटे जाएंगे, क्योंकि राजगद्दी को खाली नहीं छोड़ सकते। और वहीं पर प्रताप के ननिहाल पक्ष के श्रीमान सिंह सोनगरा सलूम्बर के सामंतों से कहते हैं, जय एकलिंग जी, हुकुम एक बात बताइए, उदय सिंह जी के इतने बेटों में सर्वश्रेष्ठ, वीर, बुद्धिमान तथा निडर कौन है? हुकुम वह तो कुंवर प्रताप ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो फिर आप सब लोग जगमाल को राजा बनाने का कैसे सोच सकते हैं? हुकुम महाराजा उदय सिंह जी की यही इच्छा थी कि जगमाल ही उनके बाद उनकी राजगद्दी संभाले। अरे यह सब आप कैसे सोच सकते हैं कृष्णदास जी? देखिए, मेवाड़ अभी चारों तरफ मुसीबत से घिरा हुआ है। अकबर लगातार उन पर हमले कर रहा है और मेवाड़ अभी तक इन हमलों से संभल ही नहीं पा रहे हैं। और ऐसे समय में हमें एक मजबूत जाबाज राजा की जरूरत है, जो कि प्रताप है, ना कि जगमाल। यह तो आपने बिल्कुल सही बात कही बात सिंह जी। प्रताप ही राजगद्दी का असली हकदार है और हम सब सलूम्बर वाले प्रताप को ही अपना राजा चुनेंगे। चाहिए आप प्रताप को तैयार कीजिए और हम सब राज्याभिषेक की तैयारी करते हैं। हुकुम। अरे प्रताप, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम भूल गए क्या? तुम्हें तो राजतिलक की तैयारी करनी है और मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठना है। मेवाड़ की राजगद्दी का फैसला हो चुका है हुकुम। पिताजी हमारे छोटे भाई जगमाल को राजा बनाना चाहते थे और वही अब इस राजगद्दी पर बैठेंगे। परंतु कुंवर, मेवाड़ की प्रजा और सामंत यह सब नहीं चाहते हैं। वह सब तो मेवाड़ का राजा आपको बनाना चाहते हैं, इसलिए ही तो हमें यहाँ पर भेजा गया है। नहीं हुकुम, हम पिताजी की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रताप, क्या आप मेवाड़ की करोड़ों आत्माओं को दुखी देखना चाहते हैं? मात्र उद्धार, मेवाड़ रक्षा और अपने कर्तव्य से मिट जाना चाहते हैं क्या? लेकिन क्या कुंवर, आपको तड़पती हुई मेवाड़ी प्रजा के आंसू नहीं दिख रहे हैं? इन आंसुओं में हजारों विधवाओं के सुहाग, सैकड़ों माताओं की ममता तड़प तड़प कर आपको पुकार रही है। तो क्या आप अब भी अपनी तलवार मेवाड़ की रक्षा के लिए बाहर नहीं निकालेंगे? बिल्कुल हुकुम, हम मेवाड़ की रक्षा के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर देंगे। तो चलिए कुंवर जी, चलिए और थाम लीजिए मेवाड़ की बागडोर, ताकि कोई भी शत्रु फिर से मेवाड़ की तरफ आंख उठाकर भी ना देख सके। इसके पश्चात गोमुंदा में ही शमशान घाट में ही कुंवर प्रताप का राज तिलक श्री कृष्णदास चुंडावत जी ने किया। अरे ये सब प्रताप की जय जयकार क्यों कर रहे हैं?
अंकल। यह सब सुनकर जगमाल नाराज होकर वहां से चले जाते हैं और अकबर के साथ हाथ मिला लेते हैं। इस प्रकार प्रताप का पहला राज तिलक गोविंदा में 28 फरवरी 1572 होली के दिन हुआ था तथा फिर एक भव्य समारोह में कुंभलगढ़ में उनका पूरा विधि विधान से राज तिलक समारोह संपन्न हुआ। अवतार रूप वह एक लिंग का चेतक सवारी वाला था। देशभक्ति बलिदान था रग में, हाथों में शोभित भाला था। स्वाभिमानी सिंहासन पर मुगलों का साया डोला था। नमन करे उस वीर को, वो महाराणा रणबाला था, वो महाराणा रणबाला था। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव। Jalauddin Muhammad Akbar was one of the most prominent, celebrated emperors of the Mughal Empire in India. His reign is known for its administrative innovations, cultural achievements, and efforts to promote religious harmony. Akbar is remembered as a visionary ruler who transformed the Mughal Empire into a powerful, unified state. While Akbar is celebrated for his brilliance, cultural patronage, and religious tolerance, his rule also had some controversial negative aspects. Akbar's empire was built through continuous warfare. His military campaigns were often brutal and involved significant loss of life and destruction.
तो आइए आपको ले चलते हैं सुसज्जित अकबर के दरबार में और पेश करते हैं आपके समक्ष एक सूफियाना महफिल। दूसरी तरफ जब अकबर को पता चलता है कि उदय सिंह की मृत्यु हो गई है और अब राजा प्रताप को बना दिया गया है, तो वे बहुत खुश हो जाते हैं कि अब तो कुंभल जीतना बहुत आसान हो गया है।
अब अकबर निश्चिंत होकर अपने कुछ दरबारियों को प्रताप के पास संधि प्रस्ताव देकर भेजते हैं। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। मेवाड़ के राजा उदय सिंह का इंतकाल हो गया है और मेवाड़ का राजा प्रताप को बनाया गया है। उदय सिंह ने हमारी अधीनता स्वीकार नहीं की और संधि के लिए हाँ नहीं भरा। अब यही सही वक्त है कि प्रताप को समझाते हैं कि लड़ाई झगड़ा छोड़कर हमारी अधीनता स्वीकार कर ले और हमारे मनसबदार बन जाए। शहंशाह, हमें मेवाड़ के राजा के लिए मुबारकबाद संदेश व कुछ भेंट भेजनी चाहिए। सही फरमाया, आज ही संदेश व भेंट भेज देते हैं, परंतु संदेश लेकर कौन जाएगा? शहंशाह, जलाल खान कोर्ची बोलने में बहुत अच्छे हैं, तो जलाल खान कोर्ची को भेज देते हैं। जलाल खान कोर्ची को भेज दिया जाए। आपसे मिलने की चेष्टा कर रहे हैं, उन्हें बुलाया जाए। सलाम, मैं जलाल खान महाराणा प्रताप को बादशाह अकबर की तरफ से सलाम पेश करता हूँ। बादशाह अकबर ने आपके राजा बनने पर मुबारकबाद और यह भेंट भेजी है। बादशाह अकबर को इस मुबारकबाद और भेंट के लिए बहुत आभार। महाराणा प्रताप, मुझे आपसे कुछ और वार्तालाप करनी है। कहिए। आपके पिता उदय सिंह ने कभी भी हमारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और संधि नहीं की, परंतु अब बादशाह चाहते हैं कि सभी लड़ाई झगड़ा छोड़कर आप हमारे मनसबदार बन जाओ और हमारी संधि स्वीकार कर लो। बादशाह के प्रस्ताव के लिए हम अपना आभार व्यक्त करते हैं, किंतु जिस प्रकार महाराज उदय सिंह ने आपकी संधि स्वीकार नहीं की, ठीक उसी प्रकार हम भी संधि नहीं करेंगे। क्या आप किसी भी शर्त पर संधि नहीं करेंगे? नहीं, हम क्षत्रिय हैं जो सर झुकाना नहीं, सर कटवाना जानते हैं, अपनी मातृभूमि के लिए मिटना जानते हैं। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। प्रताप अपने पिता की तरह सच्चा राजपूत व स्वाभिमानी राजा है, जो कभी भी संधि का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहता। क्यों ना इस बार राजपूत राजा के सामने राजपूत को भेजा जाए। युवा राजा बना है तो इस बार आमेर के राजकुमार मानसिंह को भेजा जाए। वह हम उम्र है, समझाने में सहजता होगी। अब मानसिंह प्रताप से मिलने मेवाड़ पहुंचते हैं, परंतु महाराणा प्रताप स्वयं ना जाकर अपने पुत्र अमर सिंह को भेंट करने हेतु भेजते हैं। अमर सिंह, जो कि महाराणा प्रताप की तरह ही बुद्धिमान थे, मानसिंह को काफी इंतजार करवाने के बाद ही उनसे मिलने जाते हैं। मानसिंह जब भोजन पर अमर सिंह को आते हुए देखते हैं तो गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं।
बुआ जी को भी साथ ले आना। अमर सिंह, अरे सुनिए तो, अब क्या कहना चाहते हो? राजकुमार, हमारे पाली में एक जगह है सोजत, वहाँ की मेहंदी बहुत प्रसिद्ध है। तो हम क्या करें? आप तो जाते हुए अपनी बुआ जी के लिए ले जाना। अमर सिंह, मेवाड़ पर चढ़ाई करनी है। शांत मानसिंह, शांत। क्या हुआ है? क्या हुआ है? न अपमान आमेर के राजकुमार का। अपमान? ऐसा क्या हुआ? बताओ, ऐसा क्या हुआ मानसिंह? महाराणा प्रताप तो मुझसे मिलने ही नहीं आए, उनके पुत्र राजकुमार अमर सिंह आए। ठीक है मानसिंह, आपके अपमान का बदला हम लेंगे। आप जाएं और विश्राम कीजिए। अच्छा, ऐसा है कि राजकुमार जाएगा तो राजकुमार भेंट करेंगे, तो इस बार किसी राजा को भेजते हैं। तो आमेर के राजा भगवंत दास को भेजा जाए। सम्मान के साथ लेकर आइए। खम्मा घड़ी, घड़ी खम्मा, आपका मेवाड़ में स्वागत है। बताइए कैसे आना हुआ? राणा, इस लड़ाई झगड़े में क्या रखा है? संधि कर लो और लड़ाई झगड़े से मुक्त रहो। क्या आप भूल गए वह दिन जब मेवाड़ राजस्थान का सर्वोपरि राज्य था? 50 वर्ष पहले खानवा की लड़ाई में अकबर के दादा बाबर के साथ हमारे दादा राणा सांगा की जब लड़ाई हुई थी, तब आपके दादा पृथ्वीराज विजय हमारे झंडे के नीचे युद्ध करने आए थे। परंतु अब मेवाड़ में इतनी शक्ति नहीं रही, मगर आज आप शक्तिशाली और अमीर है। अब आप अकबर के खिलाफ लड़ो और मैं आपकी छतरी के नीचे युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। परंतु अकबर के झंडे के नीचे न आज लड़ूं न कल। पिता, तुम भी वही गलती कर रहे हो जो तुम्हारे पिताजी ने की। बड़े होने के नाते मेरा फर्ज था समझाना, आगे तुम्हारी मर्जी। शहंशाह, वह संधि के लिए खुश नहीं है। हमने सभी प्रयास कर लिए। मुझे लगता है कि एक और प्रयास करनी चाहिए। तो इस बार वित्त मंत्री तोडरमल को भेजा जाए। वह हिंदू भी है, समझाने में सहजता होगी। अकबर के दरबार से तोडरमल जी आपसे मिलने की चेष्टा कर रहे हैं। उन्हें बुलाया जाए। कहिए तोडरमल जी, कैसे आना हुआ? प्रताप, मैं अकबर का वित्त मंत्री तोडरमल हूँ। मुझे तो पता है कि उनके पास कितना धन है। वह तो कितने भी सालों तक युद्ध कर सकता है। परंतु तुम कितने सालों तक लड़ाई करते रहोगे? समझदारी इसी में है कि आप संधि कर ले। नहीं, हम संधि नहीं करेंगे। विचार करो प्रताप, अभी भी कुछ देर नहीं हुई, अभी भी संधि कर लो। तोडरमल जी, जाइए और अकबर को कहो